AF-77 हिंदी। अध्याय 761 पतन। लियोनेल ने अपनी हथेली पलट दी, जिससे उसका भाला गायब हो गया। मिकाएल ने जैसे ही ये देखा, वह अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसे यकीन नहीं था कि लियोनेल हार मान रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए बस यही मायने रखता था कि आखिरकार इस लड़ाई को खत्म करने का यही एक मौका था। हालांकि लियोनेल अपनी गति और चपलता के कारण इतने लंबे समय तक जीवित रहा, लेकिन माइकल समझ गया कि इसका एक बड़ा कारण उसके भाले की लंबाई और पहुंच भी थी। उसने इतना लंबा भाला पहले कभी नहीं देखा था। उनके राज्य के शिल्पकार तो बहुत कुशल थे, लेकिन इतने लंबे और लचीले भाले को बनाने की व्यवस्था एक दुर्लभ थी, खासकर अगर आप उसमें कोई ताकत रखना चाहते थे। यदि यह उनका स्टडी टाइटल न होता तो उन्हें लगता था कि वे अपने लंबे समय के साथी को पहले ही खो चुके होते। लेकिन क्या मिकाएल को सचमुच इतनी छोटी सी बढ़त हासिल करने का मौका मिल पाता? लियोनेल का भाला गायब ही हुआ था कि उसकी जगह दूसरा भाला आ गया। और हालांकि यह भाला 4 मीटर से ठीक 1 मीटर छोटा था, मिकाएल की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। यह एक ऐसा भाला था जो अपनी एक अलग उपस्थिति रखता था, एक ऐसा ज्वलंत आभामंडल जो अपने मालिक से भी लड़ने को तैयार था। लियोनेल की हथेली में पड़ा पड़ा ही इसने दुनिया की सारी ऊर्जाओं को कपकपा दिया था। इसका अस्तित्व ही एक अमर श्रेष्ठता का आभास दे रहा था। लियोनेल ने अपने हाथों में भाला घुमाया, जिसकी दोहरी धार हवा के दबाव से ही दसियों मीटर दूर पेड़ों को चीर रही थी। उसने कोई खास मेहनत नहीं की, फिर भी उसने जो तबाही मचाई थी वह एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। चलो इसे खत्म करते हैं। लियोनेल आगे बढ़ा। हालांकि मिकाएल तुरंत पीछे हट गया, उसकी पुतलियां सिकुड़कर छेदों में बदल गईं। वह अपने हथौड़े से उस भाले का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह पहले से ही भविष्य देख रहा था, जहां दशकों से उसका पीछा कर रहा एक हथियार 2 टुकड़ों में बंट जाएगा और उसके साथ उसका हाथ भी ले जाएगा। हालांकि इस संबंध में माइकल की इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती, जरा भी नहीं। लियोनेल का घूमता हुआ भाला अचानक रुक गया। हवा के फटने की आवाज से माइकल के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय लियोनेल आगे बढ़ा। ये काफी नहीं है, सीमा बहुत कम है। वह सफल नहीं हो पाएगा। मिकाएल शांतचित्त बने रहे और जवाबी हमले के लिए रास्ता तलाशने को तैयार रहे। अगर वह इस युद्धभूमि से भाग गया तो उसकी सेना को दिया गया बफ खो जाएगा। ऐसा होते ही एक बार फिर कत्लेआम शुरू हो जाएगा। हालांकि इस समय स्थिति अभी भी उनके पक्ष में नहीं थी, फिर भी यह विकल्प से कहीं बेहतर था। और जब तक वह लियोनेल को मार डालता, गति बदल जाती और जीत उसकी होती। आम लोगों का इतना घिसा पिटा समूह, उन्हें सम्मान के बारे में क्या पता, कर्तव्य के बारे में, बहादुरी के बारे में। जिस क्षण उनके आध्यात्मिक नेता का पतन हुआ, उसी क्षण उनका भी पतन हो गया। मिकाएल की आंखें क्रोध और घृणा से चमक उठीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। जैसे ही लियोनेल अपनी तीक्ष्ण गति की सीमा पर पहुंचा, जो कि माइकल की अपेक्षा के अनुरूप एकदम छोटी थी, वह अचानक उससे आगे निकल गया। लियोनेल का भाला 3 में से 2 टुकड़ों में टूट गया और एक सर्पिलाकार श्रृंखला हवा में उछलती हुई आगे बढ़ती गई। माइकल कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया था कि उसके दशकों पुराने वीर घोड़े का गला काट दिया गया। एक दर्द भरी हिनहिनाहट के बाद खून की गड़गड़ाहट के साथ उसकी मौत हो गई। लियोनेल का भाला उसके हाथों में घूमकर ऊपर की ओर फट गया। भाले की धार ने भी ऐसा ही किया तथा उस रक्षा क्षेत्र को चीरता हुआ आगे बढ़ गया, जिसे वह कुछ क्षण पहले तक मुश्किल से ही भेद पाया था, मानो मक्खन में चाकू घुसा हो। खून की तेज बारिश ने एक पल के लिए माइकल को अंधा कर दिया, क्योंकि उसके घोड़े का सिर 2 टुकड़ों में बंट गया था। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने विशाल हथौड़े से उसके सामने के हिस्से को रोक दिया। फिर भी उसने पाया कि लियोनेल का अगला हमला उसकी तरफ से हुआ था। लियोनेल का भाला उसके हाथों में घूमते हुए 3 टुकड़ों में बंट गया, मानो किसी बड़े मांस की चक्की का टुकड़ा हो। मिकेल कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया कि उसका शरीर उसके घोड़े के शरीर के साथ 4 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। घूर्णन रुक गया। लियोनेल का भाला पुनः एक साथ आ गया। मानो क्लिक की आवाज दुनिया को फिर से आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। आसपास के दर्जनों पेड़ 4 या 5 टुकड़ों में कट गए और जलाव लकड़ी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़े। लियोनेल ने चुपचाप मिकाएल के गिरते लहूलुहान शरीर को देखा और फिर अपने भाले की ओर देखा। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अंतर इतना बड़ा होगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस समय वह इस भाले की स्वाभाविक तीक्ष्णता का ही इस्तेमाल कर पा रहा था, उसमें बल भी नहीं डाल पा रहा था। फिर भी सिर्फ इसकी तीक्ष्णता ही इतना असर कर पा रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो अर्धकांस्य भालों पर उसने जो ताकत लगाई थी, वही ताकत इस अर्ध रजत भाले पर लगाने पर 100 गुना ज्यादा विनाशकारी हो गई। लियोनेल को साफ तौर पर समझ नहीं आ रहा था कि उसे कितना विशेषाधिकार प्राप्त है। वह जो कर रहा था वह किसी ईश्वर द्वारा गढ़े गए हथियार को नश्वर संसार में ले जाने के बराबर था। इसका ऐसा असर कैसे नहीं हो सकता था? लेकिन यही वजह थी कि लियोनेल ने कभी भी इस भाले को यूं ही नहीं निकाला। वह इसका इस्तेमाल यहां कर सकता था क्योंकि वह एक जोन में था। तार्किक रूप से या तो उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता मिल जाता या फिर उसकी मौत हो जाती, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता होना या न होना कोई मायने नहीं रखता था। हालांकि बाहरी दुनिया में चीजें अलग थीं। ऐसा नहीं था कि वह सब कुछ पीछे छोड़कर यह उम्मीद कर सकता था कि सब कुछ मिट जाएगा। लियोनेल ने सिर हिलाया। बाहरी दुनिया अभी मायने नहीं रखती थी। उसे इस काम पर ध्यान केंद्रित करना था ताकि वह जल्द से जल्द यहां से निकल सके। चूंकि उसे जोन में रहने का लाभ था, इसलिए उसे अपने खजाने की ताकत यहां छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक गहरी सांस लेते हुए लियोनेल युद्धभूमि में कूद पड़ा। उसने अपना भाला दोबारा बदलने की जहमत नहीं उठाई। चूंकि इस क्षेत्र में वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने इसे नियंत्रण का प्रशिक्षण लेने का एक अवसर मान लिया। चूंकि गति ही उसका लक्ष्य था, तो वह अपनी ताकत को क्यों रोकेगा? दुर्भाग्य से राज्य के लिए इस उपाधिधारी शूरवीर का पतन केवल पहला होगा और निश्चित रूप से अंतिम नहीं होगा। माइकल के मरते ही उसके योद्धाओं को मिला हुआ दमखम गायब हो गया। एक पल में जो लड़ाई 60-40 के अनुपात में कही जा सकती थी, वह 90-10 हो गई। जब लियोनेल ने खासकर अपने क्वासी सिल्वर भाले के साथ आक्रमण किया तो नतीजा विनाशकारी था। राज्य का एक भी आदमी नहीं बचा, हालांकि इसकी वजह लियोनेल का उन्हें छोड़ना न होना नहीं था। ये स्पष्ट था कि इस अलेक्जेंडर की अपने आदमियों पर कड़ी पकड़ थी। हालांकि अब तक जिन शहरों पर उन्होंने कब्जा किया था, वहां उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत से लोग तैयार थे, लेकिन वे सभी एक ही जन्म के लोग थे। बहुत कम रईस थे जिन्होंने उनका पक्ष लेने का फैसला किया। जाहिर है, अलेक्जेंडर द एपेक्स की इन लोगों पर बहुत कड़ी पकड़ थी, संभवतः उनके परिवारों की जान को खतरे में डाल रही थी। बेशक लियोनेल को इस बात से थोड़ी सहानुभूति हुई, लेकिन उसका हमेशा से मानना था कि कोई भी जिंदगी किसी और से ज्यादा कीमती नहीं है, चाहे वह उसकी अपनी ही क्यों न हो। राजधानी में इन सैनिकों के परिवारों की जान उन आम लोगों से ज्यादा कीमती नहीं थी जो उनके शासन में हर रोज कष्ट झेलते थे। खुद सैनिकों की जान उन आम लोगों से ज्यादा कीमती नहीं थी जो लियोनेल के झंडे तले लड़े थे। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं कि चूंकि इन योद्धाओं ने युद्धभूमि में मरना चुना था, इसलिए उनके परिवार बिल्कुल ठीक रहेंगे। थोड़ी सी दया के अलावा लियोनेल का ज्यादातर गुस्सा एक अकेले आदमी पर था। अल्पविराम। लियोनेल की सेना द्वारा एक टाइटल नाइट को मार गिराने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन उसके तुरंत बाद हुई व्यापक विजय से अधिक चौंकाने वाली कोई बात नहीं थी। लियोनेल उन शहरों की ओर वापस लौटा जहां उसकी 4 सेनाओं ने पिछले 2 महीनों में छानबीन की थी। हर एक शहर में एक अर्ल तैनात था, जिससे वे इस राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गए। वे लियोनेल के पहले हमले से उबर ही रहे थे कि अचानक उन्हें दूसरी घेराबंदी का सामना करना पड़ा। लेकिन हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि लियोनेल अब अपने अर्धकांस्य भाले इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हर बार जब उसका भाला घूमता था, बिना किसी तकनीक के भी, तो वह दर्जनों लोगों की जान ले लेता था। और शायद विडंबना ये थी कि जब लियोनेल कोई तकनीक इस्तेमाल ही नहीं करता था, तो ये बेहतर होता था। इससे न सिर्फ उसकी सहनशक्ति बनी रहती थी, बल्कि इन तकनीकों का विस्तार भी उतना प्रभावशाली नहीं होता था जितना कि अकेले दोमुहे भाले के ब्लेड से टकराने पर होता था। अगर लियोनेल सिर्फ ताकतवर होता तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन समस्या ये थी कि उसने इसके साथ ऐसी बेतरतीब रणनीति अपनाई जिससे राज्य पूरी तरह से कुचल गया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 1 साल में ही उनका आधा इलाका गिर गया। फिर भी माना जा रहा था कि उन्हें आम लोगों के एक बेतरतीब समूह का सामना करना पड़ रहा था। न सिर्फ वे 4 शहर तेजी से नष्ट हो गए, बल्कि इसके तुरंत बाद राज्य तक ये खबर भी पहुंच गई कि एक मुख्य जल स्रोत का मार्ग बदल दिया गया है। किसी तरह लियोनेल ने नदी के मुख्य स्रोत को अवरुद्ध करने तथा उसकी दिशा मोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली। इसमें जो बात वास्तव में हैरान करने वाली थी, वह ये थी कि उसने नदी के इस मुड़े हुए स्रोत का उपयोग न केवल माइकल को परेशान करने और अंततः उसे मार डालने की रणनीति के रूप में किया, बल्कि साथ ही उसने इसका उपयोग अपने नए दावे वाले क्षेत्र को पानी और संसाधनों की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया, जिसे राजधानी के लिए बंद करना असंभव था।
साथ ही इस बदले हुए जल स्रोत के कारण राजधानी के पास स्थित 3 अलग अलग ड्यूकडम्स में स्वच्छ जल की कमी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही पत्थर से 10 पक्षियों का शिकार कर रहा हो। जब क्राफ्टर्स को पता चला कि लियोनेल ने ये कैसे किया, तो वे स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि ढहा हुआ पहाड़ अचल बांध में बदल जाए, उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए। इस तरह की प्रजाति का सामना करते हुए क्या वे सब खत्म नहीं हो गए थे? ऐसा लगा जैसे अगला साल राजधानी के चेहरे पर एक के बाद एक तमाचे पड़ने के अलावा कुछ नहीं था। 4 और उपाधिधारी शूरवीर मारे गए, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली था। राज्य ने अपना 40% क्षेत्र खो दिया था और इस समय वे पूरी तरह से भूखमरी की कगार पर थे और लियोनेल एक के बाद एक उनके संसाधनों पर व्यवस्थित रूप से कब्जा कर रहा था। दूसरे वर्ष तक राज्य को घुटनों पर लाया जा रहा था और उसके पास 30% से भी कम भूमि बची थी, जिसमें से अधिकांश प्राकृतिक सुरक्षा का एक विशाल विस्तार था जो राजधानी को कछुए के खोल के भीतर रखता था। तभी सर्दियों के एक भारी तूफान के दौरान लियोनेल के पास एक आगंतुक आया। अल्पविराम, तुम छोटे छोकरे। रोलन ने गॉगल्स को मजबूती से जकड़ रखा था तथा अतिरिक्त दबाव के लिए अपने पैरों को गॉगल्स के कूल्हों के चारों ओर लपेट रखा था। बाकी सैन्य तंबू में लोग बियर पीते हुए इस तमाशे को देखकर खूब हंस रहे थे। अरे, मैंने तो बस एक रात मांगी थी, अपनी पत्नी के साथ। हाँ, गॉगल्स ने बेशर्मी से कहा, वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। रोलन का सिर कस गया, गॉगल्स की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। गॉगल्स का चेहरा लाल हो गया और वह रोलन के बाजू में गुदगुदी करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह छूट जाए। लियोनेल हल्के से हंसा। हमेशा की तरह वह बाकियों की तरह हार्ड ड्रिंक की बजाय फ्रूटी ड्रिंक की चुस्कियां ले रहा था। एलिस ने दरअसल उसके लिए यह बैच खुद बनाया था। उसे मानना पड़ा कि वह छोटी बच्ची वाकई एक अभिभावक देवदूत के जितनी ही करीब थी। उसी समय एक दूत तंबू में आया। सभी लेफ्टिनेंटों को सलाम, युवक ने आदरपूर्वक कहा। उसकी आंखों में कट्टरता का भाव था। जनरल से मिलने के लिए एक राजनयिक यहाँ आए हैं। एक राजनयिक? कहाँ से? लियोनेल ने पूछा। ओरिक्स किंगडम, सर। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। साथ ही तंबू का शोरगुल भरा माहौल और भी गमगीन हो गया। ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोगों को लगा कि राजधानी लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि लियोनेल ने कभी ऐसी राय जाहिर नहीं की थी। लेकिन अगर कोई वाइल्ड कार्ड होता तो वह निश्चित रूप से ओरिक्स किंगडम से ही आता। अगर वे अब पीछे से उन पर हमला करने की धमकी देते तो उनकी सारी गति थम जाती। उनके नए समूह के पास 2 साल बाद भी ऐसी चीजों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत आधार नहीं था। लियोनेल के पास ये 2 साल होते तो अपनी कलाओं से उन्हें मजबूत कर पाते। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद अपनी भाला क्षेत्र की अंगूठी के अलावा, जो इस क्षेत्र की अजीबोगरीब पाबंदियों से अप्रभावित लग रही थी, लियोनेल अपने साथ कुछ और नहीं ला पाया था। इसमें लिटिल टॉली भी शामिल था। उसी समय रोलन ने गॉगल्स को छोड़ दिया ताकि लियोनेल उस पर नजर डाल सके। गॉगल्स ने अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह लियोनेल का आशय समझ गया था। कोई खतरा नहीं, लियोनेल ने सिर हिलाया। उन्हें अंदर आने दो। नहीं कर सकते। तंबू में सन्नाटा छा गया जब एक लबादा पहने व्यक्ति अंदर आया। उनकी उम्मीद के विपरीत उन्हें उस दुर्गंध की दीवार का सामना नहीं करना पड़ा जिसकी उम्मीद एक ओरिक्स से की जा सकती है। इसके अलावा, हालांकि यह आकृति अन्य ओरिक्स की तुलना में वास्तव में काफी लंबी थी, फिर भी उनके 2 या 3 सिर कम थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ओरिक्स ने उनके लिए बातचीत करने के लिए किसी इंसान को भेजा हो? लियोनेल के मन में यही विचार आया। उसे जो पता था उसके अनुसार इस दुनिया के ओरिक्स साम्राज्य पर सचमुच इंसानों का शासन था। दरअसल यहाँ अपनी पहली लड़ाई में उसने इंसानों के ही झंडे तले उनसे युद्ध किया था। हालांकि उसे यह विश्वास करना मुश्किल था कि अपने पहले संपर्क में ओरिक्स अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी इंसान को भेजेगा। हालांकि लियोनेल एक ऐसी दुनिया में पला बड़ा था जहां नस्ल की ज्यादातर समस्याओं को सुलझा लिया गया था। उसे जल्दी ही एहसास हो गया था कि ऐसी समस्याएं डायमेंशनल वर्ल्ड में हर जगह मौजूद हैं। बस बात यह थी कि त्वचा के रंग पर जोर देने के बजाय यह इंसान बनाम जीवों का मामला था, जिन्हें उसने अब तक सिर्फ काल्पनिक उपन्यासों में ही देखा था। बेशक इंसान तो इंसान ही रहेंगे। जहां भी विभाजन करना होगा, जब तक कि एसेंशन साम्राज्य जैसी कोई शक्तिशाली सर्वव्यापी शक्ति न हो, वे विभाजन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह था कि ओरिक्स अपने अधीनस्थ मनुष्यों के साथ निश्चित रूप से गौण नागरिकों जैसा व्यवहार करते थे। तो फिर वे किसी को प्रथम संपर्क जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए कैसे भेज सकते थे? अभिवादन। वस्त्रधारी आकृति ने विनम्रता से अभिवादन किया।
ओरिक्स साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने के कारण वह स्पष्ट रूप से झुक नहीं सकता था, लेकिन उसने बहुत कुछ कर लिया था। लियोनेल एक क्षण तक अपने सामने खड़ी आकृति को देखता रहा। मैं लंबे समय से ओरिक्स साम्राज्य के साथ संवाद करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हमने जनरल के बारे में बहुत कुछ सुना है। इतना कुछ सुनने के बाद हमारे राजा खुद को कौतूहल से मुक्त नहीं कर सके। उस व्यक्ति से मिलना सम्मान की बात है जिसने मानव साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया है। लियोनेल और उस व्यक्ति ने कुछ देर तक बातचीत की, फिर उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। लियोनेल को शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं थी। जहां तक उसकी बात है, वह शुरू से ही राजा नहीं था। उसे किसी दूत के साथ मेज साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो हमें ये खुशी किसकी देन है? लियोनेल ने अंततः पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। काले वस्त्र के नीचे छिपे दूत ने बोलने से पहले एक क्षण रुका। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं कि आपकी विद्रोही सेना किस तरह की खतरनाक स्थिति में है, सही? माहौल तुरंत बिगड़ गया। यहां तक कि आमतौर पर खुश रहने वाला रोलन भी भौहें चढ़ा रहा था। यहां तक कि गॉगल्स, जो आमतौर पर इस खतरनाक चीज से कोई लेना देना नहीं रखता, भी दूत को घूर रहा था। हालांकि लियोनेल मुस्कुराता रहा। यदि ओरिक्स साम्राज्य ने आक्रमण करने का निर्णय लिया तो हम खतरनाक स्थिति में होंगे, क्या आपको नहीं लगता? दूत की नजर लियोनेल की ओर लग रही थी। उसकी आंखें उसकी हुडी की परछाई में मदराती हुई दो धुंधली रोशनी की गेंदों जैसी थीं। मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लियोनेल इतना बेपरवाह क्यों है। वह जानता था कि उसके शब्द विवादास्पद होंगे और उसे एक छिपी हुई धमकी भी समझा जाएगा। इस जमाने में, हालांकि उसके जैसे दूतों की जान बचाने के लिए अलिखित नियम थे, फिर भी अगर कोई राजा अपना आपा खो दे तो कौन कुछ कर सकता है। तो ये दूत शायद आज अपनी जान भी देने को तैयार था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लियोनेल उसकी धमकी का जवाब मुस्कुरा कर देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कृपया गलतफहमी न पालें। दूत ने जवाब दिया, ये चुनाव का मामला नहीं है, ये तो जरूरत का मामला है। मानव साम्राज्य उतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। हम ओरिक्स हर तरह से श्रेष्ठ हैं। चाहे संसाधन हो, सेना की ताकत हो, संख्या हो, भूभाग हो, राजनीति हो, संस्कृति हो। आप सभी ने अपने मानव साम्राज्य की सीमाओं पर भ्रष्टाचार स्वयं देखा है। कम से कम सीमाओं पर खाना पीना तो हमारे लिए बहुत आसान होना चाहिए। फिर भी हम अपने कमजोर योद्धाओं को केवल झड़पों में ही भेजते हैं और कभी भी पूर्ण आक्रमण का नेतृत्व नहीं करते। इसके पीछे एक कारण है। आखिरकार लियोनेल के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। हालांकि तब भी उसकी भौहें बस हल्की सी उठी हुई थीं। तो फिर बताओ, लियोनेल ने शुरू किया, तुम हमसे क्या करवाना चाहोगे? दूत ने गहरी सांस ली। ओरिक्स साम्राज्य के हम लोग आशा करते हैं कि आपकी विद्रोही सेना इस प्रयास से पीछे हट जाएगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शानदार इनाम दिया जाएगा। जनरल, आपको काउंट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। जहां तक आपके लेफ्टिनेंटों और योद्धाओं का प्रश्न है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ को हम बैरोनी उपाधियां और नाइटहुड प्रदान कर सकते हैं। तभी भीड़ में एक लाल बालों वाली महिला मानो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके बाल मानो आग की लपटों की माला बन गए थे और उसने अपनी नाजुक सी हथेली ओक की मेज पर पटक दी। टकराना, पूरा तंबू हिल गया, यहां तक कि उनके पैरों के नीचे की जमीन भी हिल गई। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? ये लाल बालों वाली लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। लियोनेल के अभियान में शामिल होने वालों में वह सबसे पहले शामिल लोगों में से एक थी और संयोग से एक बार एक बैरन की बेटी भी रही थी। वह उन गिने चुने रईसों में से एक थी जिन्होंने उनके अभियान में शामिल होने का फैसला किया था। बेशक उसके अपने कारण थे। जबकि दूसरे रईसों का दिल अलेक्जेंडर पर था, गर्ट्रूड और उसका परिवार बहुत पहले ही खो चुके थे। विडंबना यह है कि अलेक्जेंडर ने उन्हें बहुत पहले ही मार डाला था। ये कहना सही होगा कि मानव साम्राज्य के प्रति उसका क्रोध उनकी सेना के किसी भी आम आदमी से कम नहीं था। गर्ट्रूड, लियोनेल की शांत आवाज ने उस पूर्व युवा रईस को गुस्से से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह अभी भी उबल रही थी, फिर भी वह धीरे धीरे बैठ गई, उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं। लियोनेल ने दूत की ओर देखा। और आप उन सभी लोगों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं जिनकी रक्षा करने का जिम्मा हमने उठाया है? कमजोर, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका ओरिक्स साम्राज्य उन सभी को भी अपने साथ ले जाना चाहे, है ना? लियोनेल ने इसका उत्तर अच्छी तरह जानते हुए ये प्रश्न पूछा।
अगर वे उन सभी लोगों को स्वीकार कर लेते जिन्हें लियोनेल ने जीत लिया था, तो उस भूमि पर और वास्तव में उस भूमि पर विजय प्राप्त करने में क्या अंतर होगा? मुझे यकीन है कि आप पहले से ही इसका जवाब जानते हैं, जनरल। इन लोगों को मानव साम्राज्य में रहना होगा। हम उन सभी को स्वीकार नहीं कर सकते। अज्ञात, उन सब पर एक भारीपन छाया हुआ था, मानो सारी खुशियां गायब हो गई हों। यह एक ऐसा कोहरा था जो आसानी से नहीं छटता। वे सभी बुद्धिमान थे। वे समझते थे कि इस तरह की यात्रा अपने साथ कितना भारी बोझ लेकर आती है। हो सकता है कि ओरिक्स साम्राज्य ने पहले ही आक्रमण करने का फैसला कर लिया हो, बशर्ते वे उसे अस्वीकार करने का साहस करें। वे मानव साम्राज्य से इतना क्यों डरते थे, कौन जाने। इस दूत के पास इसकी कोई वजह हो, इसकी संभावना कम ही थी। और अगर हो भी, तो भी यह और भी कम संभावना थी कि वह बता पाता। जब दो पक्षों के बीच इतनी दूरियां हों, तो सूचनाओं का समान आदान प्रदान असंभव था। हालांकि यह एक शांतिपूर्ण बातचीत लग रही थी, लेकिन अंततः यह एक अंतिम चेतावनी थी। या तो वे जैसा कहा गया था वैसा ही करेंगे और अच्छे कुत्तों के रूप में अपना इनाम पाएंगे, या फिर उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। मैं समझ गया। लियोनेल ने अंततः चुप्पी तोड़ी और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो ओरिक्स साम्राज्य चाहेगा कि हमारे लोगों का दर्द और पीड़ा आपके और उस भविष्य के बीच एक अवरोधक बने जिससे आप इतना डरते हैं। वास्तव में यह एक नेक काम है। लियोनेल की आवाज में अब वो मुस्कुराहट नहीं थी जो शुरू से थी। हालांकि वो गुस्से से भरी भी नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल एकसार थी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। अगर उन्हें ज्यादा पता न होता तो वो सोचते कि किसी एआई ने ये शब्द कहे हैं। हालांकि लियोनेल के दोबारा बोलने पर वह एहसास जल्द ही गायब हो गया। इस बार वह धीमी, जोरदार और एक ऐसे करिश्मे से भरी आवाज थी जिसने धरती को एक चमकदार रोशनी से भर दिया। हम आपकी बलि नहीं चढ़ेंगे। लियोनेल ने दूत की ओर देखा, उसकी निगाह ऊपर से नीचे की ओर थी। मुझे नहीं पता कि तुम किससे डरते हो और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी नज़र में तुम मानव साम्राज्य से ज्यादा अलग नहीं हो। अगर तुम हमला करना चाहते हो तो आओ। लियोनेल की आवाज मानो हवा के भार को अपने साथ ले गई, जिससे अचानक एक सन्नाटा छा गया और फिर तेजी से एक लहर सी छा गई। यहां तक कि तंबू के भारी भरकम फ्लैप भी उस जोरदार आवाज के नीचे हिलने डुलने से खुद को नहीं रोक पाए। हम तुम्हें वह शक्ति दिखाएंगे जिसने उस राज्य को घुटनों पर लाद दिया जिससे तुम इतना डरते हो। सन्नाटा छा गया, लेकिन गर्मी बढ़ती हुई प्रतीत हुई। लेफ्टिनेंटों की निगाहों में आग सी लग गई। दूत पर दबाव कई गुना बढ़ गया। ये तथ्य कि वह अपनी जगह पर बैठा रह सका प्रभावशाली था। काफी देर बाद दूत ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं समझता हूं, ऐसा लगता है कि मैं निर्धारित समय से अधिक रुक गया हूं। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन शब्दों के साथ दूत ने सिर झुकाया। हमारे मेहमान को बाहर ले चलो, लियोनेल ने धीमे स्वर में कहा। ये शब्द कहते ही दो लेफ्टिनेंट उठे और ठीक वैसा ही किया। लियोनेल अचानक हंस पड़ा। तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या मेरे यहाँ होने पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत है? लियोनेल की मुस्कुराहट से कमरा रोशन हो गया। गॉगल्स ने घुरघुराते हुए कहा, तुम तो एक दिन मुझे मरवा ही दोगे। इस तरह तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इन शब्दों के तुरंत बाद गॉगल्स के सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ पड़ गया। अरे अरे, पंजे हटाओ। इस तरह के रवैये के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारी अभी तक कोई पत्नी नहीं है, गॉगल्स। गर्ट्रूड मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था जैसे रोलन द्वारा गॉगल्स को मारा गया थप्पड़ उसे बहुत पसंद आ रहा हो। मेरी कोई पत्नी नहीं है, क्योंकि मेरी सपनों की औरत मुझसे छीन ली गई है। गॉगल्स ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए विरोध जताया। इससे सही मायने में उन्हें रोलन से एक और हेडलॉक प्राप्त हुआ। गॉगल्स के संघर्ष करते ही कमरे में हंसी लौट आए। ड्रिंक्स की खनक और बियर की आवाज फिर से शुरू हो गई। लेकिन साफ था कि उन सब पर अभी भी एक हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। वे थोड़े ज्यादा जोश से शराब पी रहे थे, थोड़े कम आत्मविश्वास से बोल रहे थे, थोड़े कम दिल खोलकर हंस रहे थे। रात ढलती गई और आखिरकार सब लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। बस कुछ ही लोग बचे थे। वो थे गरीब अकेले लोग जिनके पास लौटने के लिए कोई परिवार नहीं था। एक क्रूर आदमी ने लियोनेल के कंधों पर हाथ रखा। आप क्या कहते हैं, जनरल? क्या आप वेश्यालय जाना चाहेंगे? मैंने सुना है कि जिस शहर पर हमने अभी अभी विजय प्राप्त की है, वहां एक बहुत अच्छी वेश्यालय है। लियोनेल ने आंखें घुमाई। थोड़ी नींद ले लो, कास्टेलो। तुम नशे में हो। कास्टेलो खिलखिलाकर हंसा।
काश मुझे दो हसीन हसीनाओं को गले लगाने का मौका मिल जाए। माइल्स, ऑस्टिन, चलो। वो मुलायम बादल इंतजार कर रहे हैं। अपनी घटिया बातें जनरल से दूर रखो। गर्ट्रूड ने कास्टेलो की गांड पर एक लात मारते हुए कहा। ओह ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम सब इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते कि आप जैसी सुंदरी हमें पाने के लिए तरस रही हो। कौन तड़प रहा है? गर्ट्रूड ने गुर्राते हुए अपना हॉलबर्ड उठाया और उसे याद आया कि वह उसे अपने साथ नहीं लाई थी। कास्टेला, माइल्स और ऑस्टिन की हंसी गूंज उठी जब वे तंबू से भागे। पीछे लियोनेल, गॉगल्स और गर्ट्रूड के अलावा कोई नहीं बचा। जमीन पर लेटे गॉगल्स ने एक आंख खोली। अजीब माहौल देखकर और यह समझकर कि रात भर यही सोने की उसकी योजना कामयाब नहीं हो रही, वह उछलकर उठा और हल्की सी खांसी। तुम दोनों आपस में मिल जाओ। मेरी पत्नी, मतलब मेरी बेटी, मतलब मेरी। भूल जाओ, मैं भी वेश्यालय जा रहा हूं। मेरी देवी को इसके बारे में बताने की हिम्मत मत करना। गर्ट्रूड की घातक निगाहों और लाल चेहरे के भाव के कारण गॉगल्स भाग गए। इस समय गर्ट्रूड का चेहरा उसके लहराते बालों की तरह लाल हो गया था, लेकिन इससे वह और अधिक सुंदर हो गई थी। जिस तरह से उसका चमड़े का कवच उसके उभारों से कसकर चिपका हुआ था, उसके वक्ष और कूल्हों को लगभग मादकता की हद तक रेखांकित कर रहा था। जिस तरह से उसके निचले होंठ का हल्का सा हिस्सा उनके मुंह टिपन से लगभग खून निकाल रहा था। जिस तरह से उसकी पन्ने जैसी आंखें धुंधली रोशनी में भी चमक रही थीं। वह एक ऐसी स्त्री लग रही थी जो आखिरकार खिलने को तैयार है। हालांकि जितनी जल्दी वह खिलने को तैयार हुई, उतनी ही जल्दी मुरझा भी गई। लियोनेल मुस्कुराते हुए उठा। शुभ रात्रि, गर्ट्रूड। घर सुरक्षित पहुंचो, मुझे कुछ काम है। गर्ट्रूड कुछ कह पाती उससे पहले ही लियोनेल गायब हो चुका था और उसे अपनी छाती की ओर देखते हुए ये सोचते हुए छोड़ गया कि क्या वह इतनी बड़ी नहीं है कि उससे नर्म बादल कहा जाए। उसका मन तो कर रहा था कि जाकर खुद को उन वेश्याओं से तौल ले, लेकिन उसके तर्क ने उसे वास्तविकता से रूबरू करा दिया। उसने आह भरी, उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। अल्पविराम। रात के अंधेरे में एक वस्त्रधारी आकृति अपने घोड़े पर छाया की तरह सवार थी और ऐसी गति प्राप्त कर रही थी जो चौथे आयाम में भी एक सामान्य घोड़े की क्षमता से परे प्रतीत हो रही थी। अचानक जब उस आकृति ने घोड़ा की लगाम खींची तो वह रुक गया। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शक्तिशाली जनरल मुझे सिर्फ कुछ शब्द कहने के लिए मार डालना चाहते हो। लियोनेल घोड़े के सामने चुपचाप खड़ा था, उसकी निगाहें एक सी थीं, उसकी सांसें धीमी थीं और उसका उद्देश्य अज्ञात। लियोनेल ने दूत की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसे पता ही न चला कि उसके सामने कोई है। इस समय वे सर्दी के चरम पर थे। चारों ओर भारी बर्फ गिर रही थी, जमीन और पेड़ों पर और हवा में छिटक रही थी, मानो पूरी दुनिया को सफेद चादर से ढकने वाली हो। फिर भी अंतहीन बर्फीले मैदान में आमने सामने खड़े दोनों आदमियों को ठंड का जरा भी एहसास नहीं हुआ। छिपने की कोई जगह नहीं थी, राहत पाने की कोई जगह नहीं थी, भागने की कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक दोनों व्यक्ति हिल गए। लियोनेल की हथेली पलटी और एक 4 मीटर लंबा लचीला भाला दिखाई दिया। उसके क्वासी सिल्वर भाले के अलावा ये भाला भी तेजी से उसके पसंदीदा भालों में से एक बनता जा रहा था। इससे मिलने वाले लचीलेपन और आज़ादी ने उसकी युद्ध शैली को तरलता के एक असंभव स्तर तक पहुंचा दिया। उसी क्षण दूत ने अपने घोड़े पर रुकने की जहमत नहीं उठाई। उसने लियोनेल के बारे में सारी रिपोर्टें पढ़ ली थीं। यह एक ऐसा आदमी था जिसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की, फिर भी उसने इतिहास में किसी और से ज्यादा उपाधिधारी शूरवीरों को मार गिराया था। अगर कोई आदमी और घोड़े दोनों से एक साथ लड़ने में विश्वास रखता था तो वह लियोनेल ही था। ऐसी स्थिति में उसे वह काम करने का मौका क्यों दिया जाए जिसमें वह पारंगत है। उसकी हथेली पलटने पर एक भयानक राक्षसी कृपाण प्रकट हुई। इसकी धार अकेले ही 3 मीटर लंबी थी। इसकी चौड़ाई लगभग 2 फुट थी और इसका घुमाव ऐसा था कि यह कृपाण की बजाय दरांती जैसा लग रहा था। फिर भी इसकी मोटाई 2-3 बालों जितनी पतली थी। जब कृपाण घुमाई जाती थी तो ऐसा लगता था मानो हवा ही 2 टुकड़ों में बंट गई हो। अगर इसे सही कोण पर घुमाया जाता तो ब्लेड इतना पतला होता कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन होता। और संयोग से कहें या नहीं, ये दूत इस सही कोण को आसानी से ढूंढ लेता था। बर्फीले मैदान में एक सुनहरी और एक काली लकीरें उभरी, उनके टकराव से चारों ओर भयंकर विस्फोटों का तूफान पैदा हो गया। अपने हथियारों के आकार के बावजूद दोनों आदमी एक ही सांस में सैकड़ों वार करते नजर आए। और मानो इतना ही काफी ना हो, उनकी रफ्तार और भी तेज होती जा रही थी।
सुनहरी रोशनी लियोनेल के शरीर को घेरे हुए थी, उसकी पीठ से उसके बाएं और दाएं 10 मीटर तक फैले विशाल सफेद सुनहरे पंख खिल रहे थे। सोने के प्राचीन पैटर्न हर पंख की रूपरेखा बनाने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते पल के साथ ये जोड़ा कम भ्रामक और ज्यादा साकार होता जा रहा था, मानो लियोनेल प्रकाश से ही असली पंख पैदा कर रहा हो। कोई भी यह सोच सकता है कि रात के इस अंधेरे में प्रकाश तत्व बल को इकट्ठा करना कठिन होगा, फिर भी लियोनेल पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। इन 2 वर्षों में सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ अटका हुआ था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह स्थिर था। एक ही झटके में वह एक ही कदम में 100 मीटर से अधिक पीछे हट गया। उसके पैरों ने जमीन पर जोर से ठोकर मारी, जिससे बर्फ की सुनामी हवा में उठ गई। सफेद बर्फ की ये दीवार 10 मीटर से भी ऊंची और कम से कम 20 मीटर चौड़ी थी। फिर भी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब सिर्फ लियोनेल की पुकार पर धरती के ध्यान देने का नतीजा था। लियोनेल दहाड़ा, उसकी छाती चौड़ी हो गई, मानो उसके शरीर पर कांसे के निशान उमड़ पड़े। उसने जो वस्त्र पहने थे वे बल के उफान में बिखर गए, उसे झेलने में असमर्थ। अपने विशाल पंखों की झिलमिलाती सफेद सुनहरी चमक के नीचे लियोनेल के कांसे के निशान और भी उभरकर सामने आ रहे थे। रात के आसमान में वह किसी रोमन देवता से अलग नहीं लग रहा था जो ऊपर आसमान से उतरा हो, जिसका प्रभामंडल उसके सिर के ऊपर लटक रहा हो। लियोनेल ने जमीन से जो पत्थर का विशाल टुकड़ा उठाया था वह दसियों टुकड़ों में बिखर गया तथा हवा में उठकर 1 मीटर से अधिक व्यास वाले कई पत्थर बन गए। आर्मागेडन। उसी क्षण पत्थरों से आग की लपटें निकलने लगीं। आसमान में मानो दसियों छोटे छोटे सूर्य प्रकट हो गए हों, वे आग की तरह प्रज्वलित हो रहे थे, उनकी सतहें क्षण भर में पिघलने लगीं। दूध की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये कैसा हमला था? इस क्षमता की चीज तो पूरे शहर को तहस नहस कर सकती है। लड़ाई अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियोनेल ने उससे इस तरह लड़ने की हिम्मत क्यों की, खासकर तब जब वह उनके डेरे से इतनी दूर आया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मार डालना चाहता हो। दूत ने गर्जना करते हुए अपनी तलवार आसमान में उठा ली। एक हिंसक काली ऊर्जा उसके चारों ओर कुंडली मार रही थी, जो पतली हवा से अनगिनत काली जंजीरें बना रही थी। उसके चारों ओर की जमीन अचानक फट गई, उसकी लहरदार शक्ति के नीचे बर्फ का विस्तार बह गया। प्रचंड हवा में उसके वस्त्र लहरा रहे थे, उसकी आंखें उसकी ओर गिरते उल्कापिंडों पर टिकी थीं। हाँ, दूत ने अपने पैर पटके। उसी क्षण मानो धरती ने उसकी पुकार मान ली हो। एक क्षण तो मानो कुछ भी नहीं था, लेकिन अगले ही क्षण जमीन से चमकती हुई काली कीलें फूट पड़ी, जो नीचे गिरते उल्कापिंडों में चुभ गईं और ऐसे विस्फोट हुए जिनसे रात भर हलचल मची रही। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। वे खंभे बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। दरअसल उसे हल्के से पता चल रहा था कि वे उसकी स्कारलेट स्टार फोर्स के बराबर ऊंचाई पर खड़े थे। किसी तरह ये कांटे धूल के छोटे छोटे कणों से बने हुए लग रहे थे, फिर भी ठोस बने हुए थे। इनमें से हर छोटा कण एक हल्की काली रोशनी बिखेर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वे ऊंचे चांद के नीचे चमक रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो दूत लोहे की छीलन और अंधकार को नियंत्रित करके उन्हें बना रहा हो। अगर दूत ने लियोनेल के विचार सुने होते तो वह चौंक जाता। बस एक छोटा सा अवलोकन, फिर भी वह सच्चाई के इतने करीब था। हालांकि दूत ने चाहे जो भी किया हो, लियोनेल विचलित नहीं हुआ। इस दूत की ताकत के सामने इस स्तर पर बल का इस्तेमाल करना खुद को एक कोने में धकेलने जैसा था। यही वजह थी कि लियोनेल ने अपने स्कारलेट स्टार बल का इस्तेमाल इतनी सहजता से नहीं किया। जैसी कि उम्मीद थी, दूत सचमुच हौंफ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी क्षमता का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन लियोनेल के संयुक्त हमले में उसकी कल्पना से भी परे ताकत थी। अगर उसने जवाबी हमले के लिए सामान्य मिट्टी का इस्तेमाल किया होता तो वे उल्कापिंड आसानी से निकल जाते। वह समझ नहीं पा रहा था कि लियोनेल इतनी आसानी से जमीन से इतनी गर्मी सहने लायक धरती कैसे खींच सकता है। बेशक उसे यह नहीं पता था कि लियोनेल की धरती की मौलिक शक्ति भी उसकी तरह ही वेरिएंट थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि दूत समाप्त हो गया था। उसने अपनी कृपान पकड़ ली। चूंकि स्तंभ पहले ही बन चुके थे, इसलिए उनमें हेरफेर करना बहुत आसान था। लियोनेल के पंखों के एक बार फिर फड़फड़ाने से उसके शरीर के चारों ओर तैरती हुई जंजीरें सिकुड़ गईं। वह दूत से 10 मीटर पहले उपस्थित हुआ। उसी क्षण वह लियोनेल की ओर टिमटिमाती काली रोशनी की मिट्टी की कीलें घुमाने को तैयार था। लेकिन जब उससे लगा कि लियोनेल का हमला करने का कोई इरादा नहीं है, तो वह रुक गया। दरअसल लियोनेल वहीं अविचल खड़ा रहा, उसकी आंखें शांति से दूत को बंधी काली जंजीरों पर टिकी थीं। पृथ्वी तत्व बल, अंधकार तत्व बल, तारा तत्व बल,
ये सुनकर दूत स्तब्ध रह गया। अराजक कण बल। पृथ्वी तत्व बलों में नंबर 1, अंधकार तत्व बलों में शीर्ष 3, तारा तत्व बलों में शीर्ष 10। लियोनेल ने निष्कर्ष निकाला। उद्धरण चिन्ह ... एक दूत के लिए आपकी प्रतिभा काफी ऊंची है ना? दूत की आंखें सिमट गईं जब उसने लियोनेल की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैंने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम ओरिक्स हो। लियोनेल ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन आपका लबादा इंद्रियों को अवरुद्ध करता है। लेकिन आप ओरिक्स की तरह नहीं दिखते या गंध नहीं करते। दूत ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन साफ था कि उसका भी यही मतलब था। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। लियोनेल ने भी अपनी बात नहीं समझाई, कम से कम शब्दों में तो नहीं। उसने उस हॉल में ओरिक्स के संभावित विकास पथों की एक लंबी कतार देखी थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि इस युवक जैसा कद काठी पाना नामुमकिन नहीं था। और उसे कैसे पता चला? ये तो बस एक अनुमान था। इस दूत ने उन्हें अपना मन बदलने के लिए मनाने का बहुत प्रयास नहीं किया था और न ही उनमें वह चातुर्य था जिसकी किसी राष्ट्र के प्रतिनिधित्व से अपेक्षा की जाती है। तो फिर आप मुझे अपने आने का असली मकसद क्यों नहीं बताते? लियोनेल ने जवाब दिया। दूत काफी देर तक चुप रहा, फिर आखिरकार उसने अपना लबादा उतारा। नीचे जो कुछ था उसे देखकर लियोनेल की भौहें तन गईं। वह एक नौजवान था जिसके लहराते सफेद बाल और सुंदर नाजुक चेहरे के भाव किसी भी महिला और कुछ पुरुषों को दीवाना बना सकते थे। उसकी त्वचा काफी सांवली थी, जो उसे एक बेहतरीन अनोखा कंट्रास्ट दे रही थी, और उसकी आंखें भी उसके बालों की तरह ही चमकदार सफेद थीं। इस युवक के माथे पर 2 शाखायुक्त सींग उगे हुए थे, जो एकदम शुद्ध सफेद रंग के थे, फिर भी वे उसकी सुंदरता को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी भौहों के बीच की सीधी दरार भी ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ थी। इन स्पष्ट रूप से ओरिक्स जैसे लक्षणों के अलावा वह युवक अद्भुत रूप से मानवीय था। अगर लियोनेल को ज्यादा जानकारी नहीं होती तो वह सोचता कि यह युवक नरक से उठा कोई राक्षस राजकुमार है। और शायद कुछ मायनों में वह था भी। यह मेरी स्वाभाविक अवस्था है, हालांकि मेरी युद्ध अवस्था बहुत भिन्न है। स्टाल। जैसे ही युवक के शब्द निकले, उसका शरीर बड़ा हो गया। लियोनेल से छोटा होने के बावजूद वह एक सिर लंबा हो गया। उसके पूरे शरीर पर सफेद फर की परत चढ़ने लगी। उसका लबादा फट गया और उसका खुरादुरा रूप सामने आ गया। लियोनेल को जो हिस्से दिखाई दे रहे थे उनमें से सिर्फ छाती और तराशे हुए धड़ पर ही बाल नहीं थे। एक पल के लिए तो वह लगभग वानरों के राजा जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे तेज गंध तो अचानक इतनी तेज निकली कि लियोनेल सिर्फ उसी गंध से बेहोश होने ही वाला था। यह इतनी तेज थी कि उसके पास सांस पूरी तरह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुंह से सांस लेने की कोशिश करने पर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो वह सिरके के बर्तन से निकल रहे धुएं को निगलने की कोशिश कर रहा हो। तुम इंसानों के लिए तो ये गंध कुछ तेज है, दूत ने बेपरवाही से कहा। उसके शब्दों से साफ जाहिर था कि हालांकि उसका चेहरा भावहीन था, फिर भी उसे लियोनेल की बेचैनी में कुछ खुशी हो रही थी। जाहिर है उसे नाक से खींचे जाना पसंद नहीं था, जैसा कि अभी हुआ था, इसलिए उसे इस छोटी सी जीत में मजा आएगा। जब दूत अपने सामान्य रूप में लौट आया तो लियोनेल को मन ही मन राहत मिली। वह समझ गया कि ऐसी गंध मादा ओरिक्स को बेहद आकर्षित करेगी। लेकिन लियोनेल को लग रहा था कि उसकी उपस्थिति में वह दम घुटकर मर जाएगा। जिस ओरिक्स से वह मिला था उसकी तुलना में यह अंतर इतना अधिक स्पष्ट था कि वास्तव में कोई तुलना ही नहीं थी। लियोनेल समझ गया कि दूत ने उसे यह युद्ध रूप सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया था कि उसे ऐसी चीज सूंघने पर मजबूर किया जाए, बल्कि यह भी दिखाना था कि उसे अभी अपनी असली चरम अवस्था में युद्ध करना बाकी है। लियोनेल के स्कारलेट स्टार फोर्स के विपरीत कैओटिक पार्टिकल फोर्स जितना भी भारी था, उसने दूत के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब उसे बस थकान का अनुभव हो रहा था और कुछ नहीं। अगर लियोनेल ने उसे सचमुच जोर लगाया होता, खासकर जब उसने पहले ही इतना बड़ा भंडार बना लिया था, तो ये लड़ाई निश्चित रूप से उसके पक्ष में होती। हालांकि लियोनेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि दूत क्या सोच रहा था। यहाँ उसका मकसद इससे बिल्कुल अलग था। उसे जो कुछ भी जानना था वह पहले ही पता लगा चुका था। अब उसे बस बात करनी थी। अब जब हमने अपनी बातचीत समाप्त कर ली है, तो क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि ओरिक्स के बीच आपकी क्या स्थिति है? लियोनेल ने पूछा। दूत चुप रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ये निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था कि उसे उत्तर देना चाहिए या नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए ये पूछना बेहतर होगा कि आप ओरिक्स साम्राज्य के राजकुमारों में से कौन है? दूत की पुतलियां सिकुड़कर पिनहोल में बदल गईं।
आप सोच भी नहीं सकते कि ये बातें छिपाई जा सकती हैं। चाहे वह कोई भी राज्य हो, इनका झूठा प्रचार करना मृत्युदंड योग्य अपराध होगा। और मैं यह अनुमान लगाने को तैयार हूं कि ओरिक्स राज्य ने वास्तव में एक वास्तविक दूत भेजने की योजना बनाई थी, जिसे किसी कारणवश आपने उनके कर्तव्य को पूरा करने से पहले ही रोक लिया। जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करता है और बिना किसी विशेष साधन के तुरंत बाद ओरिक्स साम्राज्य में वापस लौट आता है, वह निश्चित रूप से उच्च पद का है। आपके कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप अपने साम्राज्य द्वारा पकड़े जाएंगे या नहीं, जिसका अर्थ है कि आपको सजा न मिलने का पूरा भरोसा है। बेशक आप, मुझे नहीं पता, ड्यूक हो सकते हैं, अराजकता फैलाने और खुद के लिए सिंहासन हथियाने का मौका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तो आप बहुत छोटे हैं, और दूसरी बात, एक बार फिर आपके काम उतने गुप्त नहीं हैं। लियोनेल अपने लेफ्टिनेंटों के साथ घंटों शराब पीने में सक्षम था और फिर भी इस राजकुमार को पकड़ सकता था क्योंकि उसके पदचिह्न बहुत स्पष्ट थे। बेशक लियोनेल भी संभवतः अस्तित्व में सबसे अच्छे ट्रैकर्स में से एक था, विशेष रूप से उन नई क्षमताओं के साथ जो उसने पिछले 2 वर्षों में खुद के लिए विकसित की थी, लेकिन उसे इस युवक को खोजने के लिए उनका उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। मैं एल्थोर ओमेवरेक ओरिक्स साम्राज्य का तीसरा राजकुमार हूँ। लियोनेल मुस्कुराया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, एल्थोर। इन 2 सालों के बाद लियोनेल ने लोगों को अपना नाम बताना छोड़ दिया था। किसी वजह से, चाहे वह कितनी भी बार लोगों को अपना नाम बताए, वे उसे सिर्फ जनरल ही कहते थे और कुछ नहीं। इतने लंबे समय बाद भी वह इस बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भले ही आपको मेरी पहचान पता चल गई हो, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। ओरिक्स आपको राजधानी पर हमला करने से रोकेगा। मेरे कामों से आपको बस थोड़ा सा समय मिल गया है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या मुझे आपको अगवा करके बंधक नहीं बनाना चाहिए? लियोनेल ने सहजता से कहा। आप मेरी कीमत को ज्यादा आंक रहे हैं, जनरल। क्या मैं हूं? हो सकता है कि आप इस दुनिया से बाहर न गए हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि अराजक कणबल वाले लोग आम हैं? चाहे आपको पता हो या नहीं, आपका परिवार आपको ओरिक्स साम्राज्य के भविष्य के रूप में देखता है। ये भी संभव है कि वे केवल पीछे हटना चाहते हों और अलेक्जेंडर द एपेक्स नामक भालू को छेड़ना न चाहें ताकि आपको विकसित होने का समय मिल सके। ये जानते हुए भी क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारा मूल्य ज्यादा आंक रहा हूं? एल्थोर का दिल कांप उठा। लियोनेल की ठंडी, गणना करती आंखों में देखते हुए उसे अचानक वही डर महसूस हुआ जो उसके दुश्मनों को युद्ध के मैदान में हर बार होता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतनी कम जानकारी में इतना कुछ कैसे समझ सकता है। एल्थोर के चारों ओर तैरती जंजीरें ऐसे खड़खड़ा रही थीं मानो वह किसी भी पल कार्रवाई के लिए तैयार हो। उसकी हड्डियों तक में तनाव महसूस हो रहा था। हालांकि मैं यहाँ ओरिक्स को नाराज करने नहीं आया हूँ, लियोनेल ने अंततः कहा। उस क्षण एल्थोर को लगा कि वह हताश हो गया है। वह समझ नहीं पा रहा था। वह एक राजकुमार था, एक आम आदमी के सामने उसे इतना दबाव क्यों महसूस हो रहा था? फिर भी, मुझे तुम्हारी आज़ादी के बदले में तुमसे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, लियोनेल ने आगे कहा। उद्धरण चिन्ह। और वह क्या है? तुम्हें रुकना होगा। मुझे 2 महीने चाहिए। 2 महीने में राजधानी गिर जाएगी और अलेक्जेंडर का सिर मेरे हाथों में होगा। आर्मागेडन। लियोनेल को छोड़े हुए काफी समय हो गया था, फिर भी एल्थोर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार एक राजकुमार होने के बावजूद उसे लगा कि उसे किसी पुरुष के सामने घुटने टेकने चाहिए। उसने पहले कभी ऐसी भावना महसूस नहीं की थी, अपने पिता के सामने भी नहीं। कहीं गहरे मन में उसने खुद को यह मान लिया था कि अगर ओरिक्स और जनरल लड़ेंगे, तो शुरुआत में भले ही उन्हें थोड़ा फायदा हो, भले ही ऐसा लगे कि जनरल हार जाएंगे, लेकिन अंत में नुकसान उन्हें ही होगा। एल्थोर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जिंदगी में कभी राजकुमार नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह हमेशा तीसरे नंबर पर पैदा होकर खुश था। वह अपने बड़े भाइयों को राजपाट सौंपने में संतुष्ट था। वह बस एक शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था, सबसे शक्तिशाली। हालांकि जिस दिन उसकी तीसरी आंख जागृत हुई, सब कुछ बदल गया। उसके पिता की नजरें प्यार और स्नेह भरी श्रद्धा से बदलकर उम्मीद, आशा और गर्व से भर गईं। ये वैसा ही नजारा था जैसा एल्थोर हमेशा से देखना चाहता था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने में मदद के लिए उन्हें देखना चाहता था। वह एक ऐसा अगुआ बनना चाहता था जिसने आखिरकार उनकी दुनिया को एक झंडे तले एकजुट कर दिया। वह ऐसा करने वाला शासक नहीं बनना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके पिता इस बात को उस नजरिए से नहीं देखते थे।
ओरिक्स के राजा के लिए राजा होने से बढ़कर कोई ताकत नहीं थी। इस तरह के दर्शन ने एल्थोर को सबसे आगे ला दिया और उसके बड़े भाइयों के बीच तनाव पैदा कर दिया। उसके पिता का पक्षपात इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। चाहे उन्होंने कितना भी कहा हो कि वह सिर्फ उनके अधीन एक नाइट बनना चाहते हैं, इससे कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा था। तभी से उन्हें जनरल की कहानियां सुनने को मिली। पहले तो यह उनके राज्य के रडा पर एक छोटी सी झलक मात्र थी। ये पहली बार नहीं था जब मानव राज्य के लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन इस बार मामला अलग निकला। 2 साल बाद ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच गिर जाएंगे। तब एल्थोर को अंततः ये पता चला कि उसके पिता ने उससे इतनी आशा क्यों रखी थी, कि क्यों वह उसे सिंहासन पर बैठाने के लिए अपने परिवार को तोड़ने का जोखिम उठाने को तैयार थे। उस भय के बारे में जिसने उसके पिता उसके सहारे के पहाड़ को इतने लंबे समय तक जकड़ रखा था। हालांकि ये डर जिसे उसके पिता ने इतने लंबे समय तक अपने दिल में दबा रखा था, उसने एल्थोर को यह और अधिक स्पष्ट कर दिया कि वह राजा क्यों नहीं बनना चाहता था। अपने भीतर इतनी चिंता को दबाते हुए, इतने सारे लोगों के लिए आशा का बोझ उठाते हुए, अरबों लोगों के जीवन और मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हुए, वह इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था। वह तो बस युद्ध के मैदान में कदम रखना चाहता था और जी जान से लड़ना चाहता था, अपनी ताकत से धरती को हिलाना चाहता था, आसमान को हिला देना चाहता था और तारों को तोड़ देना चाहता था। हालांकि आज एल्थोर ने कुछ ऐसा सीखा जिससे उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भर गईं। योद्धा बनने की चाह में उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया था। यदि वह युद्धभूमि का देवता बनना चाहता था, वह अस्तित्व जो एक गर्जना से ही विरोधी सेना को हिला सकता था, तो उसे एक ध्वज की आवश्यकता थी जिसके नीचे फहराया जा सके, एक शक्ति जिसके नीचे विकसित हुआ जा सके, एक राजा जिसका अनुसरण किया जा सके। उसके पिता कोई राजा नहीं थे, वे अपना बोझ दूसरों पर डालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसके भाई भी कोई राजा नहीं थे, उन्होंने पहले ही ईर्ष्या को अपने रिश्ते पर हावी होने दिया था। जाहिर था कि उन्हें खुद पर जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन जनरल, वो भी किसी तरह अधूरा सा लग रहा था। वो हर लिहाज से लगभग परफेक्ट था, लेकिन अवचेतन रूप से कुछ ऐसा था जो उसे भी चुनने से रोक रहा था। जैसा कि कहा गया है, एल्थोर को लगा कि एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करके जो उसके आदर्श के इतने करीब था, उसे वह राजा मिल सकता है जिसकी उसे तलाश थी। 2 महीने, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अल्पविराम। लियोनेल रात में तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे पर अतुलनीय रूप से शांत भाव था। इन 2 सालों में उसने महसूस किया था कि एक खास तरह की बेचैनी धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से भी ज्यादा शांत हो गया है। इसका एक बड़ा कारण ये था कि उसे अपने शरीर में एक चौथे वंश तत्व के अस्तित्व का एहसास हो गया था। नहीं, ये कहना गलत होगा कि वह लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। दरअसल ये वंश तत्व उसके 4 वंशों में से सबसे लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। बस उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि यह वास्तव में एक वंश तत्व था। अब भी वह लगभग सुप्त था, लेकिन लियोनेल को लगा कि वह धीरे धीरे जाग रहा है, मानो कोई सुप्त अजगर उसकी धुंधली आंखों से हजारों सालों की थकान झाड़ रहा हो। अल्पविराम। समय बीतता रहा और जल्द ही 1 महीना बीत गया। जैसा वादा किया गया था, ओरिक्स की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि लियोनेल ने एल्थोर के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में अपने लेफ्टिनेंटों को एक शब्द भी नहीं बताया था, बल्कि उनका सारा ध्यान कैपिटल के गले में फंदा कसने पर था। उनके द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि एक समय के शक्तिशाली मानव साम्राज्य को सीमित करती प्रतीत होती थी। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बौआ सांप राजधानी के चारों ओर अपनी देह लपेटे हुए है। वे जितना ज्यादा संघर्ष करते, ये जकड़न उतनी ही ज्यादा होती जाती। जलमार्ग अवरुद्ध कर दिए गए, आपूर्ति मार्ग काट दिए गए, बचने के रास्ते नष्ट कर दिए गए। हर शहर को व्यवस्थित ढंग से जीत लिया गया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई सच्ची घटनाओं की कहानी नहीं, बल्कि सैन्य हत्याओं पर आधारित कोई पाठ्यपुस्तक पढ़ रहा हो। जैसे जैसे विद्रोही सेना नीचे उतरती गई और दूसरा महीना तेजी से समाप्त होने लगा, कुलीनों को वास्तव में गर्मी का एहसास होने लगा। शायद यह उस डर की वजह से था जो अलेक्जेंडर ने शुरू से ही उनमें भर दिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि बात इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। या अगर कभी पहुंची भी, तो भी ज्यादा देर नहीं लगेगी जब उनके विस्मयकारी राजा ने एक मामूली सी चाल से बाजी पलट दी। फिर भी जब विद्रोही सेना उनके द्वारों पर आक्रमण कर रही थी, तब भी कोई हलचल का संकेत नहीं था। क्या सचमुच उनके लिए चीजें इस तरह खत्म होने वाली थीं? तभी वह भाग्यशाली दिन आ गया।
लियोनेल राजधानी की ऊंची दीवारों के सामने खड़ा था, उसके पीछे हजारों की सेना थी। उसने अपना भाला हवा में उठाया, उसकी आभा गरिमा में थी और उसकी गति अंतहीन ज्वार की लहर के समान थी। उस क्षण मानो वे सभी ईश्वरीय कार्य के साक्षी थे। ये घटित हुआ। आर्मागेडन। विकल्प। धरती आसमान में ऊंची उठ गई, जिससे 2 मीटर चौड़े पत्थर बन गए। समय तो लगा, लेकिन कुछ ही देर में दर्जनों लपटें उठ खड़ी हुईं और फिर काली लाल लपटों में बदल गईं। भीषण गर्मी ही मानो शहर को जलाकर राख कर देना चाहती थी। लियोनेल के एक शब्द भी न कहने पर भी विद्रोही सेना का खून खौल उठा। गुस्से, क्रोध या द्वेष के कोई शब्द नहीं थे। इस लक्ष्य के लिए वे वर्षों से काम कर रहे थे, दशकों से प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी कुछ ऐसा नहीं था जो कहने की जरूरत थी। इस समय शब्दों की अपेक्षा कर्म कहीं अधिक जोर से बोल रहे थे। ये सचमुच आर्मागेडन था। ये राजधानी और उसके रईसों के लिए न्याय का दिन था, जिन्होंने सदियों से उनके गले पर पैर रखे थे। अंततः एहसान वापस करने की बारी उनकी थी। उल्काएं आग की लपटों के साथ गेट की ओर उतरी। धमाका, 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 धमाका। कोलाहलपूर्ण धमाके मुक्ति के नगाड़ों की तरह गूंज रहे थे। सदियों से खड़ी दीवारें ढह गईं। एक द्वार जो उनके लिए कभी नहीं खुला था, राख में बदल गया। एक शहर जिसमें उन्हें कदम रखने के भी लायक नहीं समझा गया था, अचानक उनके लिए खुल गया था। हालांकि लियोनेल ने हमला करने का आदेश नहीं दिया। वह सेना के सामने खड़ा रहा, उसकी छाती चौड़ी, पीठ सीधी और निगाहें ठंडी और उदासीन थीं। तभी अचानक धधकती आग के बीच से एक आकृति प्रकट होने लगी, मानो वह वहां थी ही नहीं। जब यह आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगी तो कई लोग मुंह बिचका कर देखने लगे। सच कहूं तो यह आदमी ऐसा लग रहा था मानो कई महीनों से सड़कों पर रह रहा हो। उसके कपड़े फटे, गंदे और फटे हुए थे। उसके बालों को तो चूहे के बिल जैसा ही कहा जा सकता था। उनका प्राकृतिक सुनहरा रंग कीचड़ जैसी किसी चीज से फीका पड़ गया था। उसकी आंखें सुस्त और सुस्त लग रही थीं। विद्रोही सेना को यहां आने पर जितनी भी चीजें मिलने की उम्मीद थी, उनमें से यह आखिरी थी। ये तथ्य कि राजधानी ने घेराबंदी विरोधी कोई रणनीति तैयार नहीं की थी, अपने आप में ही अजीब था। ये और भी अजीब था कि उनके हमले से पहले दीवार के ऊपर एक भी व्यक्ति नहीं था। और अब यह अजीब आदमी था। वह आदमी चट्टानों पर लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया और फिर नरसंहार के सामने अजीब तरह से गिर गया। उसने अपनी पीठ को इस तरह बढ़ा चढ़ाकर तान दिया मानो वह बहुत देर तक बैठा रहा हो। उसके इस कदम से जो चटचटाहट और पॉप की आवाजें निकल रही थीं, वे पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थीं, यहां तक कि उसकी पीठ पर हुए विनाश के बावजूद भी। केवल इसी बात ने सेना के लोगों को इस व्यक्ति को कहीं अधिक गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। वह आदमी खांसने लगा, अपने बाल पीछे कर लिए और सामने पड़ी जमीन पर थूकने लगा। किसी तरह उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई। हालांकि वे उसे शुरू से अंत तक देख रहे थे, फिर भी कोई भी उसकी आकृति को पहचान नहीं पाया था। अगर यह एक स्थानिक अंगूठी जितना ही सरल होता तो जाहिर है कि वे इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करते। लेकिन उस आदमी के शरीर पर एक भी स्थानिक खजाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो तलवार सचमुच हवा से प्रकट हो गई हो। उस आदमी के बाल पीछे की ओर झटकने से उसका शैतानी रूप सामने आ रहा था। अगर वह इतना गंदा न होता तो सचमुच एक औरत कातिल होता। दरअसल अगर वे ऐसा सोच भी पाते तो इसका मतलब सिर्फ यही होता कि उस पर जमी धूल और मैल उतनी बड़ी बाधा नहीं बन सकती थी जितनी वे सोच रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ब्ला ब्ला, मेरा नाम नॉर्मंड है। ब्ला ब्ला, आपका जनरल कमजोर है, उसे अपनी योग्यता साबित करने के लिए मुझसे लड़ना चाहिए। ब्ला ब्ला, कोई भी मेरे प्यारे कमीने राजा से लड़ने के लायक नहीं है। आप इसका सार सही समझ रहे हैं, जल्दी कीजिए मिस्टर जनरल सर। विद्रोही सेना अवाक रह गई। क्या ये व्यक्ति कोई चुनौती दे रहा था या वे कोई हास्य नाटक कर रहे थे? आखिर हो क्या रहा था? रोलन, जो लियोनेल के पास ही अपने घोड़े पर बैठा था, भी भौहें चढ़ा रहा था। युद्ध के मैदान में चुनौतियां कम ही होती थीं, लेकिन इतनी भी नहीं कि वे कभी हो ही ना। लेकिन मजबूत माने जाने वाले पक्ष के लिए भी चुनौतियां देना दुर्लभ था। आमतौर पर इसका उद्देश्य विरोधी सेना के किसी महत्वपूर्ण सदस्य को कम से कम परेशानी में खत्म करने का मौका पाना होता था। ये सेना की गति और मनोबल को कम करने का भी एक अच्छा मौका होता था। फिर भी चुनौतियां तो बराबरी के दर्जे वालों को ही देनी थीं। अगर चुनौती अलेक्जेंडर ने दी होती तो बात अलग थी, लेकिन ये बेघर आदमी कहां से आया था? उनके जनरल को चुनौती देने वाला वह कौन था? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोलन के कुछ कहने से पहले ही लियोनेल ने हाथ बढ़ा दिया।
वह अपनी सेना की तत्काल सुरक्षा को छोड़कर नो मैन्स लैंड में खड़े होकर आगे बढ़ गया। नॉर्मन द स्विफ्ट, मुझे लगता है, लियोनेल ने पूछा। ये शब्द सुनते ही गर्ट्रूड की पुतलियां सिकुड़ गईं। नॉर्मन द स्विफ्ट, वह ओरिक्स साम्राज्य के तीसरे राजकुमार से कम प्रतिभाशाली नहीं था। बस फर्क इतना था कि नॉर्मन उससे कहीं ज्यादा उम्र का था और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर कई साल पहले वह अचानक जनता की नजरों से ओझल हो गए और युद्ध के मैदानों में दिखना भी बंद कर दिया। नॉर्मन ने अपनी पीठ को अभी भी खींचते हुए हंसते हुए कहा, आप नहीं जानते थे मिस्टर जनरल साहब, अब मैं नॉर्मन द कक के नाम से जाना जाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा राज्य मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन आप मिस्टर जनरल साहब काफी जानकार हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपने ऐसी उपाधि के बारे में सुना है। मैं पूरी तरह से जानकार हूं, इतना अधिक कि जब मैं किसी निकम्मे राजा की हरकतें देखता हूं तो उसे पहचान लेता हूं। नॉर्मन की नजरें सिकुड़ गईं। इतने सालों में सिर्फ उसी ने अलेक्जेंडर की निंदा करते हुए एक शब्द भी कहने की हिम्मत की थी, और वह भी अक्सर व्यंग्य की परतों के पीछे छिप जाता था। शायद अपनी पूर्व मंगेतर के साथ क्या हो सकता है, इस सहज भय के कारण वह कभी हद से ज्यादा नहीं गया। लेकिन इस जनरल को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं नॉर्मन। हालांकि तुम्हारे हाथ मजबूर हैं, लेकिन पहले इस शहर को जमीन पर ध्वस्त किए बिना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। पहला विकल्प यह है कि तुम एक तरफ हट जाओ और शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से हमारे प्रयास में शामिल हो जाओ। दूसरा विकल्प यह है कि तुम मेरे भाले के नीचे मर जाओ। लियोनेल ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक तलवार की तेज रोशनी उसके गले के सामने प्रकट हुई जो वास्तविकता से परे प्रतीत हो रही थी। झनकार, लियोनेल के भाले का ध्रुव भुजा उसके सामने सीधा खड़ा दिखाई दिया, नॉर्मन की तेज तलवार के वार को रोक रहा था। यह इतना सटीक प्रहार था कि तलवार इधर उधर नहीं खिसकी, बस अपनी जगह पर कांप रही थी, आगे बढ़ने में असमर्थ। क्या संयोग है, नॉर्मन ने कहा। उसकी आवाज एकदम नीरस लग रही थी, उसकी सारी चंचलता और व्यंग्य गायब हो गए थे। मैं तो कब से मरना चाह रहा था। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसका भाला आगे की ओर खिसका, नॉर्मन की तलवार की नोक उसके लंबे लचीले भाले के खोखले खांचे में फंस गई। नॉर्मन को अचानक अपनी तलवार मुड़ती हुई महसूस हुई, क्योंकि लियोनेल का भाला एक तरफ घूम गया। दबाव उसकी कलाई पर पड़ा, जिससे कलाई पूरी तरह टूटने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन ठीक उसी क्षण नॉर्मन ने अपने पैर छोड़ दिए, उसका शरीर उसकी तलवार के साथ हवा में घूमने लगा। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। भारहीन, वह इस विचार पर ज्यादा देर तक विचार नहीं कर पाया था कि नॉर्मन ने तेजी से अपनी तलवार वापस खींच ली और पहली बार से भी ज्यादा तेजी से आगे की ओर भेदने लगा। उसे अपनी स्विफ्ट उपाधि की जरा भी जरूरत नहीं थी, उसके कर्म अपने आप में एक अलग ही स्तर पर थे। लियोनेल ने शांति से एक कदम पीछे हटते हुए भाले की गति तेज कर दी, क्योंकि उसने भाले के सटीक वार को रोक दिया था। उसने गति को इतनी सटीकता से नियंत्रित किया कि जब भी नॉर्मन ने खाली जगहों पर निशाना लगाने की कोशिश की तो लियोनेल का पोलार्म हमेशा उसका इंतजार करता रहा। नॉर्मन ने अपनी तलवार वापस खींच ली, उसकी सुस्त आंखें और भी सुस्त होती जा रही थीं। उसका शरीर ढीला पड़ गया, उसके अंग अत्यंत लचीले हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन की ओर गिर रहा है। लेकिन जब उसका पैर नीचे की मिट्टी पर जोर से टकराया तो एक दरार तुरंत फैल गई, यहां तक कि ढहती हुई शहर की दीवार की ओर उसकी पीठ तक पहुंच गई और उसे और भी तेजी से गिरने पर मजबूर कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि लियोनेल की आंखें लाख कोशिश करने पर भी उसका पीछा नहीं कर पा रही थीं। वह हवा की एक हल्की लहर से ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसे लग रहा था कि उसका शरीर अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। लियोनेल ने ठंडे मन से देखा, उसका भाला अपने आप ही धुंधलता हुआ चल रहा था। पूरे युद्धक्षेत्र में झड़पों की आवाजें गूंज रही थीं। एक आदमी लगभग स्थिर खड़ा था। जब वह हिलता भी तो किसी दिशा में हल्का सा मुड़ने के लिए। उसकी नींव पहाड़ की तरह स्थिर थी और उसका एक ही वार उसके विरोधियों के कई वारों को रोक देता था। दूसरा कुछ भी नहीं था, बस एक धुंधली सी स्थिति थी। युद्धक्षेत्र का 90% से ज्यादा हिस्सा उसकी हरकतों को समझ ही नहीं पा रहा था, जबकि 10% हिस्सा बस उस पल उसकी एक झलक ही देख पा रहा था जब उसकी तलवार लियोनेल से टकराए और उसे बस एक पल के लिए रुकना पड़ा। शाही दरबार से देखने वालों में भी यह अनुपात ज्यादा अलग नहीं था। महल से देखते हुए वे सभी गंभीर भावों में थे। किसी तरह जिस आदमी से वे इतने लंबे समय से नफरत करते आ रहे थे, वही वह आदमी बन गया था जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वह उन सबको बचाएगा।
लियोनेल का भाला अचानक भयंकर प्रकाश के साथ नीचे गिरा, जिससे नॉर्मन उछलकर पीछे की ओर गिर गया। तो बात ऐसी है, लियोनेल ने मन ही मन सिर हिलाया। वह एक स्पीडस्टर है। स्पीडस्टर क्षमता सूचकांक में किसी भी अन्य क्षमता की तरह कई श्रेणियां थीं। कुछ स्पीडस्टर ऐसे थे जो पवन, प्रकाश या बिजली के तत्वों पर निर्भर थे। लेकिन नॉर्मन जैसे विशुद्ध स्पीडस्टर काफी दुर्लभ थे। वह किसी तत्व पर निर्भर नहीं था, वह अपनी शारीरिक प्रतिभा के अलावा किसी और चीज का उपयोग नहीं कर रहा था। ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन ऐसे शुद्ध स्पीडस्टर्स राक्षसी प्रतिभा वाले थे, जिनकी मांग अंतरिक्ष या समय के प्रति गहरी रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं थी। स्पीडस्टर क्षमता सूचकांक को सरलता से विभाजित किया गया था: गति, भारहीनता, त्वरण, नियंत्रण और वार्प। गति सबसे सरल थी। इससे शरीर की सीमाओं को तोड़कर असाधारण गति का प्रदर्शन किया जा सकता था। भारहीनता ही वह स्थिति है जहां शुद्ध स्पीडस्टर्स की असली ताकत दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में शरीर की आज़ादी खुल जाती है। नॉर्मन ने पहले जो युद्धाभ्यास किया था, वह उतनी ही आसानी से हो गया जितना उसने सोचा था। भारहीनता पर आधारित त्वरण, इससे एक शुद्ध स्पीडस्टर को अधिकतम गति तक कहीं अधिक तेजी से और उच्चतम स्तर पर पहुंचने में मदद मिली, और ये लगभग तात्कालिक था। इससे एक शुद्ध स्पीडस्टर को अपनी अधिकतम गति तक पहुंचने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक सहनशक्ति की बचत करने में मदद मिली, और साथ ही उन्हें युद्ध में अपनी क्षमता का उपयोग करने में अधिक लचीलापन भी मिला। नियंत्रण तक पहुंचने के बाद भारहीनता और त्वरण दोनों विकसित हो जाते थे। इस स्तर पर व्यक्ति को असाधारण चपलता प्राप्त होती थी। ध्वनि की गति से भी कहीं अधिक गति से क्षण भर में रुकना और अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का दबाव डाले बिना पूरी तरह से नई दिशा में मुड़ना सांस लेने जितना आसान हो जाता था। ये कुछ ऐसा था जो एलिमेंटल स्पीडस्टर्स कभी नहीं कर पाते। नियंत्रण ने गति को उच्चतम दक्षता के साथ शक्ति में बदलने की भी अनुमति दी। इस स्तर पर विशुद्ध शक्ति प्रकार एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगते थे। और फिर वार्प था। इस उच्चतम स्तर पर एक प्योर स्पीडस्टर प्रकाश, अंतरिक्ष और चरम पथ समय को भी अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता था। ऐसा अस्तित्व निंदनीय था, लगभग अछूत। नॉर्मन के स्तर पर लियोनेल को पूरा यकीन था कि वह 3 स्टार एक्सेलरेशन स्टेज पर है, और यह तब था जब वह अभी भी एकमात्र टियर 3 विशेषज्ञ था और संभवतः उसे 1 दशक से ज्यादा समय से प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिला था। यदि वह अपने शीर्षक का उपयोग करता। नॉर्मन आखिरकार एक बार फिर प्रकट हुआ। उसका सिर हिल रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पिछले 1 दर्जन साल जेल में बिताने के बाद ये मूर्ख उससे असली ताकत दिखाने की उम्मीद कैसे कर रहे थे। हालांकि यह उसके लिए एक खूबसूरत विडंबना थी। वह पूरी ताकत से लड़ेगा। वह इस लड़ाई में अपना खून, पसीना और आंसू बहाएगा, सिर्फ अपने जीवन के प्यार को थोड़ी सी तकलीफ से बचाने की उम्मीद में नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वे पछता सकें। जो हो सकता था उस पर पछताएं, अपनी आत्मा की गहराई से उस पर पछताएं जो उन्होंने उसके साथ किया। वह चाहता था कि जनरल उसे पूरी ताकत से कुचल दे। वह उस शक्तिशाली भाले के नीचे दब जाना चाहता था, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उसने अपना सब कुछ कर दिया है। फिर वह चाहता था कि यह राज्य उसी तलवार के सामने घुटने टेक दे। नॉर्मन अचानक आसमान में हंसने लगा, उसकी आभा चमक उठी। मैं महामहिम एलेक्जेंडर द एपेक्स का उपाधि प्राप्त नाइट हूँ। मैं नॉर्मन द स्विफ्ट हूँ। पवन मुझे भाई कहता है। प्रकाश मुझे मित्र कहता है। देवता मुझे मार गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी गति शाश्वत है। शाश्वत। आसमान से एक सुनहरा प्रकाश का स्तंभ उतरा और ऐसा लगा जैसे उसने संपूर्ण युद्धक्षेत्र को अंधा कर दिया हो। नॉर्मन की दहाड़ ने राजधानी को हिलाकर रख दिया। उसके दृढ़ विश्वास ने आकाश में बादलों को चीर दिया और एक दरार पैदा कर दी जिसने 2 विरोधी ताकतों को विभाजित कर दिया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से बदल गया हो। उसका शरीर सफेद सुनहरे प्रकाश से भर गया था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसने वस्त्र पहन रखे हों। उसके सुनहरे बाल पूरी तरह से साफ हो गए थे और उसकी पन्ने जैसी आंखें 2 सच्चे रत्नों की तरह चमक रही थीं। मानो उसका रूप अलौकिक हो गया हो। वह धुएं के एक कण की तरह हल्का और हवा में उड़ती खुशबू की तरह क्षणभंगुर लग रहा था। फिर वह चला गया। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने गोल्डन फेदर सटेप घुमाया, जिससे उसकी पीठ की ओर 2 विशाल पंख दिखाई देने लगे। उनका सफेद सुनहरा रूप भी कम चमकदार नहीं था, खासकर जब हर पंख और भी स्पष्ट होता जा रहा था। हालांकि वे अभी बने ही थे कि नॉर्मन उसके सामने आ खड़ा हुआ। मानो उसे बस एक ही झटके, मांसपेशियों के एक छोटे से झटके, एक छोटे से इरादे की जरूरत थी, और वह अचानक सैकड़ों मीटर की दूरी पार कर गया।
एक चमकती हुई रोशनी की तरह उसकी तलवार आगे की ओर वार कर रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी और उसका पैटर्न इतना व्यापक था कि एक पतली ब्लेड ने लगभग अपने आप में एक पर्दा बना लिया था। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट। डिंग 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 डिंग। तुरंत ही लियोनेल के सामने एक भ्रामक कांसे की घंटी प्रकट हुई। उसकी जादू करने की गति अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी रक्षा करते हुए जादू की बनावट का फायदा उठाकर हमला कर पाता, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पलक झपकते ही नॉर्मन की तलवारों की रोशनी दोगुनी हो गई। एक पल में ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट की रक्षात्मक सीमा पार हो गई और भेदी तलवारों की बौछार लियोनेल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बरस पड़ी। अपना भाला लहराते हुए लियोनेल तेजी से पीछे की ओर बढ़ा। उसके विशाल अर्धभ्रामक पंखों के एक ही फड़फड़ाहट ने उसे आसानी से दर्जनों मीटर दूर तक पहुंचा दिया। फिर भी मानो नॉर्मन उसकी परछाई से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसे उसके साथ बने रहने के लिए जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। उसका शरीर अंतहीन सफेद सोने से लिपटा हुआ था जो उसकी पीठ की ओर अनंत तक फैला हुआ था। लियोनेल की आंखें चाहकर भी उसके साथ नहीं रह पा रही थीं। लेकिन उसकी आंतरिक दृष्टि नॉर्मैंड के चेहरे को लगभग उतनी ही स्पष्टता से देख पा रही थी मानो वह बिल्कुल स्थिर खड़ा हो। लाल आंखें, भींचे हुए दांत, बहते आंसू। पहली ने पागलपन की कगार पर पहुंचे एक आदमी के लिए एक खिड़की खोल दी। दूसरी इतनी भयंकर थी कि खून बहने लगा, उसकी ठुड्डी से लाल रंग टपकने लगा और हवा उसे उड़ा ले गई। आखिरी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, अपने साथ एक ऐसी खूबसूरती लिए हुए जिसका उसे कोई हक नहीं था। लियोनेल का जबड़ा खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर इस आदमी को मारना नहीं चाहता था। जरा सी भी सहानुभूति रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा। भावनाएं उसे कोई रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर रही थीं। लाशों के पहाड़ को चीरकर उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रही थी जिससे उसकी मुलाकात आज ही हुई थी। यह एक मूर्खतापूर्ण, निरर्थक शिष्टता थी, खासकर तब जब वह साफ साफ जानता था कि यह एक ऐसा इंसान है जो बस मरना चाहता है। हालांकि तर्क उसे समझा रहा था कि एक भी जान उस रास्ते पर चलकर कितने लोगों की बलि चढ़ाएगा, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। क्या अब तक उसने अपनी जिंदगी इसी तरह नहीं तय की थी? उसे हत्या से इतनी नफरत इसलिए थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी अपनी जान किसी और की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। तो एक तरफ तो वो इस बात पर कैसे यकीन कर सकता था और दूसरी तरफ इस पल में इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। नॉर्मन दहाड़ा, उसकी पुकार किसी घायल जानवर की उन्मत्त चीख जैसी लग रही थी। उसकी चीख पूरी राजधानी में फैल गई क्योंकि वह अपनी पूरी सीमा तक पहुंच गया था। लियोनेल सब कुछ देख सकता था। उसकी आंखों से बहता खून, उसकी उभरी हुई जांघें कैसे उसके पैरों से मांस की लकीरें नोच रही थीं। वह ये भी महसूस कर सकता था कि उसका दिल अपनी सीमा से बाहर धड़क रहा है, जिससे एक के बाद एक सूक्ष्म आंसू निकल रहे हैं। वह सिर्फ अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, वह सिर्फ एक लक्ष्य के लिए अपनी क्षमता से भी आगे जा रहा था। लियोनेल को मारने के लिए। एक गहरी सांस ने मानो पूरे युद्ध क्षेत्र को खामोश कर दिया। लियोनेल अब कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। वह शहर की ढहती दीवारों को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे अपने पैरों तले जमीन की चरमराहट या अपने आदमियों की चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। वह अपने दिल की धड़कन भी मुश्किल से सुन पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसका रक्त प्रवाह धीमा हो गया। हर चीज हमेशा उसके लिए इतना बोझिल क्यों रही? हर चुनाव उसके लिए इतना नीरस दर्द लेकर क्यों आया? वह ऐसी दुनिया में क्यों रहा जहां उसे शुरू से ही ऐसे चुनाव करने पड़े? लियोनेल का ध्यान चरम सीमा पर पहुंच गया। उसकी सोचने की गति के आगे नॉर्मन की तेज गति भी घोंघे के बराबर धीमी लग रही थी। उसे लग रहा था कि वह कई दिनों का सोचने का काम बस कुछ ही सेकंड में कर सकता है। और इसलिए उसने आह भरी। दुनिया फिर से तेज हो गई। नॉर्मन की तेज रफ्तार से लाल रंग के चमकदार कण निकलने लगे और उसका खून हवा में भाप बनकर उड़ने लगा। उसकी मांसपेशियां एक एक करके टूट गईं, लेकिन उसकी दहाड़ अंतहीन लग रही थी, ऊपर आसमान में गूंज रही थी। उसी समय लियोनेल ने हल्के से अपना पैर थपथपाया। उसकी पीठ के पास जमीन के एक टुकड़े पर 3 इंच से अधिक चौड़ी मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा आधा सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ था। पलक झपकते ही वह ये दूरी पार कर चुका था। हालांकि नॉर्मन इस बदलाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। नहीं, शायद उसने इसे शुरू में कभी देखा ही नहीं था। लियोनेल का पीछा करते हुए उसका पूरा ध्यान उसके गले को छेदने पर था। नॉर्मन को कैसे पता चला कि जमीन पर इतना छोटा परिवर्तन हुआ था? तो वह लड़खड़ा गया। वह बहुत तेजी से आगे की ओर गिरा। उसके शरीर ने एक क्षण में ही अपना सारा समन्वय खो दिया।
ये बस एक छोटा सा पल था। अपनी उपाधि की मदद से नियंत्रण में आने और भारहीनता की गहरी समझ के साथ यह एक माइक्रो सेकंड से ज्यादा नहीं था। फिर भी उसी क्षण उसने पाया कि एक भाला उसकी छाती में घुस गया है, जिससे उसका हृदय चकनाचूर हो गया और मांस लाल हो गया।